नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए लेक्चर सीरीज के सेशन में मैं गौरव कुशवाहा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज हम लोग ह्यूमन वैल्यू का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का शीर्षक है हार्मनी इन नेचर, यानी प्रकृति में व्यवस्था। इससे पहले हम लोगों ने अ, व्यक्ति के स्तर पर समझ और संबंध की स्थिति को देखा। परिवार के स्तर पर हमने विभिन्न प्रकार के भावों को देखने का प्रयास किया और आज हम आगे बढ़ते हुए प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत पहुंचे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रकृति में किस प्रकार की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, और उसे जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कुछ तथ्यों को। तो चलिए चलते हैं, आज के उन तथ्यों को समझते हैं। आपने इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स रहे हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ों को देखा है, जिसमें हम लोगों ने बात की कि व्यक्ति का चाहना क्या है। तो व्यक्ति का चाहना है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, और ये प्रॉस्पेरिटी, ये संपन्नता जो है व्यक्ति को निरंतरता में चाहिए। और इसके लिए हमें कुछ कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं, कुछ कुछ प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। और प्रोग्राम है कि हम विभिन्न स्तरों पर, जीने के विभिन्न स्तरों पर हार्मनी को सुनिश्चित करें। तो हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग के स्तर पर, यानी मानव के तौर पर, व्यक्तिगत रूप में हार्मनी की स्थिति को देखा। हमने परिवार के तौर पर हार्मनी को देखा और समाज की व्यवस्था में हमने हार्मनी को देखने का प्रयास किया। आज हम लोग प्रकृति और अस्तित्व के स्तर पर व्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे। और जब हम प्रकृति और अस्तित्व के स्तर पर व्यवस्था को देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ हम दो चीजों की बात करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि जब हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करते हैं, हम स्वयं की प्रसन्नता और स्वयं के संपन्नता की बात करते हैं। लेकिन जब हम परिवार, समाज और प्रकृति और अस्तित्व के स्तर पर बात करते हैं, तो प्रकृति और अस्तित्व के स्तर पर बात करने पर हम म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी की स्थिति को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि प्रकृति और अस्तित्व क्या है। तो आज का जो सेशन है वो हम प्रकृति से शुरू करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको समझना है कि प्रकृति क्या है, प्रकृति किसे कहते हैं। क्योंकि हार्मनी इन नेचर, प्रकृति में जो संगीत है, इसे समझने के लिए हमें प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो जब हम प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रकृति के विषय में कहा जाता है कि प्रकृति विभिन्न प्रकार की इकाइयों का समूह है। अब ये विभिन्न प्रकार की इकाइयों का समूह जब हम कह रहे हैं, तो ये कौन सी इकाइयां हैं? तो कहते हैं विभिन्न प्रकार की चर अचर, विभिन्न प्रकार की जड़ चैतन्य, विभिन्न प्रकार की ऐसी इकाइयों का समूह है जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ अंतर संबंधों में जीती हैं। तो जब हम प्रकृति को परिभाषित करने जाते हैं, तो प्रकृति को परिभाषित करने के आधार पर अगर हम देखें, तो कहते हैं कि प्रकृति विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी इकाइयों का, जो दृश्य हैं, अदृश्य हैं, जो भौतिक रूप में हैं, उन सभी इकाइयों का एक जो समूह है, एक जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन को ही हम प्रकृति कहते हैं। और इस प्रकृति को और अच्छे से समझना है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम इकाई समूह की बात करते हैं, जब हम विभिन्न प्रकार के इकाइयों की जो समूह में हैं, उनकी बात हम करते हैं, तो वो इकाइयां हमें किस रूप में दिखती हैं, वो किस तरह से हमें दिखाई देती हैं। तो वहां हम चार प्रकार के ऑर्डर्स की बात करते हैं। ये चार प्रकार की व्यवस्थाएं हैं प्रकृति में। ये चार प्रकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं प्रकृति के अंदर। और हम ये सुनिश्चित करें कि जब हम प्रकृति में हार्मनी की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में प्रकृति में हार्मनी का अर्थ क्या है। तो कहते हैं इन चारों व्यवस्थाओं में अगर हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट के रिलेशनशिप को देख पाते हैं, इन चारों व्यवस्थाओं में अगर हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट की स्थिति को देख पाते हैं, तो हम इस चीज के लिए निश्चिंत रहेंगे कि प्रकृति में जो साम्य की आवश्यकता है, प्रकृति में जो हार्मनी या जो संगीत की आवश्यकता है, वो हमें प्राप्त हो रही है।
तो चलिए देखते हैं ये समझने के लिए कि प्रकृति के ये इकाई समूह कौन से हैं, ये 4 व्यवस्थाएं कौन सी हैं जिनके आधार पर हम प्रकृति को पूर्ण रूप में समझ सकते हैं। जब हम 4 अलग-अलग व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो हमने ये सुनिश्चित किया, हमने ये कहा कि प्रकृति जो है कलेक्शन ऑफ यूनिट्स है। अब ये जो यूनिट्स हैं, ये जो इकाइयां हैं, ये बहुत छोटी-छोटी, बहुत सूक्ष्म, बहुत वृहत, विभिन्न प्रकार की इकाइयां हैं, लेकिन उन इकाइयों को हम अध्ययन के आधार पर, उन इकाइयों को हम सुविधा के आधार पर 4 अलग-अलग व्यवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। तो ये 4 अलग-अलग व्यवस्थाएं कौन सी हैं? तो जिसमें आप देख पा रहे हैं 4 अलग-अलग व्यवस्थाएं आपके सामने लिखी हुई हैं स्क्रीन पे। पहली व्यवस्था है पहली व्यवस्था है जिसे हम फिजिकल ऑर्डर कह रहे हैं। फिजिकल ऑर्डर जिसे हम पदार्थ अवस्था कहते हैं। फिजिकल ऑर्डर जिसे हम पदार्थ अवस्था कहते हैं। दूसरा जो ऑर्डर है, दूसरी जो व्यवस्था है हमें जो दिखाई देती है प्रकृति के अंदर, वो प्राणिक ऑर्डर है जिसे हम प्राण अवस्था कहते हैं। प्राणावस्था में पेड़ पौधे शामिल होते हैं, जबकि फिजिकल ऑर्डर की बात हम करें यानी पदार्थ अवस्था, तो पदार्थ अवस्था के अंदर मिट्टी, धातु, पानी, जल, इस प्रकार की जितनी भी भौतिक चीजें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम रूप में विद्यमान हैं, वो सभी फिजिकल ऑर्डर का पार्ट है। तो अगर फिजिकल ऑर्डर को देखने जाते हैं तो फिजिकल ऑर्डर का अर्थ कुछ इस प्रकार से आप लगाएं कि प्रकृति में विद्यमान जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं या जितने प्रकार के पदार्थों के स्वरूप हमें दिखते हैं, वो सभी प्रकार के पदार्थ और उसके स्वरूप जो है फिजिकल ऑर्डर का पार्ट है, अर्थात पदार्थ अवस्था का हिस्सा है। इसके बाद प्राणिक ऑर्डर की जब हमने बात करी तो प्राणिक ऑर्डर का अर्थ प्राणावस्था है। प्राणावस्था में हम किस चीज की बात करते हैं? प्राणावस्था में हम जितने भी पेड़ पौधे, वनस्पतियां, औषधियां हैं, इनकी बात करते हैं। ये प्राणिक अवस्था की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिजिकल ऑर्डर से जो चीजें निर्मित हो रही, यानी पदार्थों से जिन चीजों का निर्माण हो रहा है, वो सभी अलग अलग तरह की, अलग अलग प्रकृति की चीजें हैं। तो पदार्थ से बनने वाली चीजों में पेड़ पौधे, वनस्पतियां, औषधियां, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये प्राणिक अवस्था का भाग है। प्राणिक अवस्था के बाद हम और क्या देखते हैं प्रकृति में? तो प्राणिक अवस्था के बाद हम प्रकृति में जीव अवस्था की स्थिति को देखते हैं। अब ये प्राणिक अवस्था के बाद जीव अवस्था क्या है? तो कहते हैं जीव अवस्था का अर्थ है एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर का मतलब है जहां हमें प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि दिखाई देते हैं। अब तो हम जितने भी प्रकार के पशु पक्षियों की प्रजातियों को, जितने प्रकार के पशु पक्षियों को देख पाते हैं, जितने प्रकार के पशुओं को हम अपने आसपास जीवन में देख पाते हैं, ये सभी जीव अवस्था का भाग हैं। तो हमने ये देखा कि पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था में चीजें निर्मित होती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पदार्थ अवस्था से जीव अवस्था में निर्मित होती हैं। और चौथा जो अवस्था है, चौथी अवस्था जिसे हम लोग ज्ञान अवस्था कहते हैं, ये ज्ञान अवस्था कौन सी अवस्था है? तो मनुष्य। अब हम ये देखें कि प्रकृति में हमें क्या क्या चीजें दिखती हैं। तो प्रकृति में हमें पदार्थ के रूप में वस्तुएं, चीजें दिखाई देती हैं, यानी जितनी भी पदार्थ की इकाइयां हैं वो एक अवस्था में रखी गई हैं। जितनी भी प्राण की अवस्थाएं हैं, अर्थात पेड़ पौधे, जीव जितने भी हैं, पेड़ पौधे अर्थात, तो इनको हम प्राणावस्था में रखते हैं। एनिमल ऑर्डर की बात जब हम करते हैं तो प्राणावस्था का ही एक सुदृढ़ रूप है एनिमल ऑर्डर, जीव अवस्था, जिसमें हम चैतन्य स्वरूप में जो प्राण है उसे और जो पदार्थ है उसे, उन दोनों का सम्मिलन देखते हैं। तो जब पदार्थ और प्राण इन दोनों का सम्मिलित रूप दिखाई देता है तो हमें जीव अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें पशु पक्षी, जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवर, विभिन्न प्रकार के की प्रजातियां शामिल की जाती हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि प्रकृति में हमें और क्या दिखता है, तो इन सभी के अतिरिक्त प्रकृति में हमें मानव अवस्था, जिसे हम लोग ज्ञान अवस्था कहते हैं, मनुष्य उसमें आता है, ये अवस्था दिखाई देती है। तो अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति के अंदर प्रकृति क्या है? तो कहा हमने कि प्रकृति कलेक्शन ऑफ यूनिट्स है, यानी विभिन्न प्रकार की इकाइयों का समूह है। और जब हम उन इकाइयों की वृहद स्थिति को बहुत
संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं तो हम इन सभी इकाइयों को अलग-अलग अवस्थाओं में बांट देते हैं और उस अवस्था के आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं। तो 4 अवस्थाएं हमें मिली, फिजिकल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और उसके बाद सबसे ऊपर जो है ह्यूमन ऑर्डर है, जिसे ज्ञान अवस्था कहते हैं। तो हम ये देखें कि प्रकृति में ये 4 अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं और इन 4 अवस्थाओं की व्यवस्था को ही हम प्रकृति में बार-बार देख पाते हैं। अब जरा इन चारों अवस्थाओं के आपस के संबंध को समझने का प्रयास करें। हम पाते हैं फिजिकल ऑर्डर जो है, फिजिकल ऑर्डर और प्राणिक ऑर्डर, इन दोनों के मध्य जो इंटरैक्शन है, जो अंतर संबंध है, अगर इस अंतर संबंध को हम देखें तो ये अंतर संबंध म्यूचुअली इनरिचिंग है और म्यूचुअल फुलफिलमेंट की स्थिति को सुनिश्चित करता है। यानी अभय तृप्ति की स्थिति को ये सुनिश्चित करता है। तो ये उभय उभय तृप्ति की स्थिति को सुनिश्चित कैसे करता है, आइए इस पर देख लेते हैं, चर्चा करते हैं। फिजिकल ऑर्डर की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने विभिन्न प्रकार के पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में बात किया। तो हमने ये देखा कि प्रकृति में जो सूक्ष्मतम रूप में विद्यमान है वो पदार्थ अवस्था में चीजें हैं। अब पदार्थों के माध्यम से ही हम ये देख पाते हैं कि पदार्थों के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों इत्यादि का भी जन्म होता है, क्योंकि अ, मिट्टी, वायु, जल, इस प्रकार के जितने भी ये तत्व हैं, इन सभी तत्वों के माध्यम से पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का निर्माण होता है। तो एक प्रकार से हम देखें तो पदार्थ अवस्था के माध्यम से ही पेड़ पौधे बड़े होते हैं, वो अपना वृद्धि और विकास करते हैं। और अगर पेड़ पौधे अपना जीवन समाप्त करते हैं तो वापस से वो अपने जीवन को समाप्त करके पदार्थ अवस्था में मिल जाते हैं। अर्थात पेड़ों की पत्तियां अगर हैं, वो जमीन पे गिरी तो वो धीरे 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 मिट्टी का भाग हो जाती हैं, धीरे धीरे वो सड़ करके, गल करके वो वापस उसी पदार्थ अवस्था में चली जाती हैं। अगर हम फलों की बात करें, हम लकड़ियों की बात करें, हम जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियों की बात करते हैं, वो पदार्थ के माध्यम से ही अपना ऊर्जा, अपना पोषण, अपना विकास, वृद्धि करते हैं और वापस से उस पदार्थ को ही, उस फिजिकल ऑर्डर की चीजों को ही वो क्या करते हैं, पोषित करते हैं। तो यहाँ पर एक अंतर संबंध हमें दोनों तरफ से दिखाई देता है। यानी प्राणिक अवस्था जो है पदार्थ अवस्था पर आधारित है और पदार्थ अवस्था जो है प्राणिक अवस्था के लिए आधार है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल फुलफिलमेंट और म्यूचुअल एनरिचमेंट के आधार पर कार्य करते हैं। अब हम थोड़ा एक और संबंध देख लें। जब हम एनिमल ऑर्डर की बात करते हैं, जीव अवस्था की बात करते हैं, जिसमें पशु हैं, पक्षी हैं, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, तो अब हम ये देखें कि विभिन्न प्रकार के जानवरों का जो जीवन है वो किस प्रकार से किन चीजों पर आधारित है। तो यहाँ हमें दो अंतर संबंध दिखाई देते हैं। एक, जीव जंतुओं और जानवरों का जो संबंध है वो फिजिकल ऑर्डर से भी है। फिजिकल ऑर्डर से है इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वायु की आवश्यकता, कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता उन पशु पक्षी जीवों को भी होती है। और ठीक उसी प्रकार से उन पशु पक्षी और जीवों के जीवन और विकास के लिए, उनके भोजन के लिए जो प्राणावस्था में चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, औषधियां हैं, विभिन्न प्रकार के फल फूल पत्तियां हैं, इनकी आवश्यकता भी पड़ती है। तो हम ये देखें कि जीव अवस्था में जितनी भी चीजें आ रही हैं वो फिजिकल ऑर्डर से भी आ रही हैं और प्राण अवस्था यानी प्राणिक ऑर्डर से भी आ रही हैं। और जो जीव जंतु हैं ये वापस से प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं को पोषित भी करते हैं। अब इसका उदाहरण आप देख लें तो आपको ये समझना है कि विभिन्न प्रकार के हरे पेड़ पौधों, हरी औषधियों को जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, वो खाते हैं, वो चरते हैं और उसके बाद बीज के माध्यम से, बीज का संवहन करने के माध्यम से बीज को और पुष्ट बना करके वो वापस से उन्हीं पदार्थों के मध्य, मिट्टी, जल, वायु के मध्य छोड़ देते हैं, जिसके कारण जो है फिर से प्राणिक अवस्था में चीजें आने लगती हैं, यानी पेड़ पौधों का फिर से जन्म होने लगता है। आप पक्षियों को देख लें तो पक्षी जो है बीजों का संवहन किस प्रकार से करते हैं, वो जो भी चीजें खाते हैं वो ठीक तरीके से नहीं पचा पाते और उसके बाद जब वो
आधी पची हुई चीजें अपने शरीर से बाहर निकालते हैं मल के रूप में, तो उसमें विभिन्न प्रकार के बीज जो है वो पोषित हो जाते हैं और मिट्टी में जाने के बाद उचित वायु, उचित संरक्षण, उचित स्थितियां मिलने पर वो फिर से एक बीज के रूप में अपने आप को विकसित करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो वृक्ष बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, पौधे बन जाते हैं। तो अगर हम इस स्थिति को देखें तो प्राणावस्था कहीं ना कहीं एनिमल अवस्था, एनिमल यानी जीव अवस्था से जुड़ी हुई है। पदार्थ अवस्था भी जीव अवस्था से जुड़ी हुई है और हम दोनों के अगर बराबर संतुलन और साम्य की स्थिति को देखें तो हम ये देख पाते हैं कि जीव अवस्था प्राणावस्था से चीजें लेता भी है और जीव अवस्था प्राणावस्था से चीजों को देता भी है। और यही संबंध हमें ठीक इसी प्रकार का संबंध हमें पदार्थ अवस्था से भी दिखाई देता है कि पदार्थ अवस्था से जीव अवस्था में चीजें प्राप्त की जाती हैं और जीव अवस्था द्वारा भी पदार्थ अवस्था में वापस से चीजें मिला दी जाती हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक संबंध दिखाई देता है और ये संबंध स्वतः स्फूर्त संबंध है। स्वतः स्फूर्त संबंध का मतलब है ये सेल्फ डिपेंडेंट जो संबंध है, इसे कह सकते हैं कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए किसी व्यक्ति या किसी शक्ति द्वारा कार्य नहीं किया जाता। ये स्वतः ये व्यवस्था बनी हुई है और ये व्यवस्था को ही हम प्राकृतिक व्यवस्था कह रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फुलफिलमेंट और म्यूचुअल एनरिचमेंट कह रहे हैं कि हमने प्रकृति से कोई चीज प्राप्त की है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम वापस से प्रकृति को वो सारी चीजें, वो सारी स्थितियां प्रदान करें जिनसे प्रकृति और समृद्ध हो सके। तो यहाँ 3 अवस्थाओं में हम आप देख पाते हैं कि एक अवस्था दूसरी अवस्था से चीजों को प्राप्त करती है और दूसरी अवस्था में चीजें प्राप्त करने के बाद दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में जो समृद्धि का भाव है वो दोनों अवस्थाओं में विद्यमान है। जो जो उभय लेन देन है, जो दोनों अवस्थाएं जो है एक दूसरे के प्रति अपने एनरिचमेंट यानी अपने पोषण और अपने संरक्षण के जो भाव हैं, इन भावों के आधार पर चल रही हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इन सभी के ऊपर अगर हम देखें तो हम मानव हैं, तो मानव सबसे बुद्धिमान, सबसे श्रेष्ठ व्यक्तियों, सबसे श्रेष्ठ प्राणियों में एक है। तो अभी हम प्रकृति के अंदर 4 प्रकार की अवस्थाएं देख रहे हैं और उन 4 प्रकार की अवस्थाओं में मानव सबसे ऊपर की अवस्था में बैठा हुआ है क्योंकि मानव ज्ञान अवस्था में है। पशु पक्षियों के पास अपना ज्ञान नहीं होता, सिर्फ वो अपने पोषण और अपने संरक्षण, अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन जो मनुष्य अवस्था है, जो ज्ञान अवस्था जिसे मानव अवस्था कह रहे हैं, तो मानव अवस्था को ज्ञान अवस्था कहा गया इसलिए क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी के तौर पर हमें इस पूरी प्रकृति में दिखाई देता है। मनुष्य के पास सही समझ है। आप देख पा रहे होंगे कि मनुष्य कौन है। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ जीता है, राइट फीलिंग के साथ जीता है और राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग के साथ जीते जीते वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट की स्थिति को भी ध्यान रखना चाहिए उसे। तो ये चारों अवस्थाओं में अगर देखें तो मनुष्य सबसे ऊपर है। लेकिन अब एक बात यहाँ समझनी है कि इन चारों अवस्थाओं के साथ हमारा सामंजस्य किस प्रकार का है, ये हमें देखना है। तो अगर हम देखें तो पदार्थ अवस्था से मनुष्य बहुत सारी चीजें प्राप्त करता है, यानी मिट्टी है, जल है, वायु है, विभिन्न प्रकार से प्रकृति में जो पदार्थ हैं वो पदार्थ, धातु इत्यादि चीजें भी हम मनुष्य जो है प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल ऑर्डर से हम चीजों को प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें हम मानव के तौर पर प्रकृति को क्या वापस कर रहे हैं, यानी इस पदार्थ अवस्था को क्या दे रहे हैं, तो हम मनुष्य के तौर पर मिट्टी को दूषित कर रहे हैं, जल को दूषित कर रहे हैं, वायु को दूषित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने लाभ के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार फिजिकल ऑर्डर से चीजें प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन वापस से फिजिकल ऑर्डर में कोई चीज दे नहीं रहे हैं और जो दे रहे हैं वो फिजिकल ऑर्डर के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक इसी प्रकार से
अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो हम जंगलों से बहुत सारी चीजें प्राप्त तो कर रहे हैं। ये एरो आपको दिख रहा है कि जंगलों से हम बहुत सारी चीजें प्राप्त कर रहे हैं, हम पेड़ पौधों से बहुत सारी चीजें प्राप्त कर रहे हैं, औषधि है, लकड़ियां हैं, कागज हैं। लेकिन अगर हम देखें कि हम वापस क्या कर रहे हैं, तो वापस करने की यहाँ जो स्थिति है यहाँ भी संदेहास्पद है, क्योंकि मनुष्य के तौर पर हम न तो पेड़ पौधों को और अधिक मात्रा में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि उनका लगातार दोहन करते जा रहे हैं। लकड़ियों के लिए, फल के लिए, फूल के लिए, विभिन्न प्रकार के औषधियों के लिए हम लगातार पेड़ पौधों का यानी प्राणावस्था का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वापस से हम उन्हें क्या दे रहे हैं, ये सोचने का विषय है। और इसी प्रकार से जीव अवस्था की बात करें तो विभिन्न प्रकार के पशुओं, विभिन्न प्रकार के पक्षियों के माध्यम से हम मनुष्य जो है बहुत सारे संसाधनों, बहुत सारी चीजों को प्राप्त करते हैं, लेकिन हम अगर देखें उनके संरक्षण के लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं। अगर हम देखें बहुत सारे जीवों का इस दुनिया से विलुप्तीकरण हो गया है, बहुत सारे जीव विलुप्त हो गए हैं, बहुत सारे जीव जो हैं वो संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल कर दिए गए हैं। बहुत सारे पशुओं और पक्षियों के प्रजाति को हम मानवों ने विज्ञान के आधार पर बदलने का प्रयास किया है अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन हम उनके संरक्षण, उनके वृद्धि, उनके विकास के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी एक विचारणीय तथ्य है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम ये पाते हैं कि प्रकृति में विद्यमान जो 4 अवस्थाएं हैं, उन 4 अवस्थाओं में 3 अवस्थाओं में तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट और म्यूचुअल एनरिचमेंट दिखाई देता है। लेकिन मानव जो है, जो इन तीनों अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है, अगर हम मानव की बात करें तो मानव यानी ज्ञान अवस्था जो है, ह्यूमन ऑर्डर जो है, वो ज्ञान अवस्था, मनुष्य जो है वो फिजिकल ऑर्डर से भी जुड़ा है, वो प्राणिक ऑर्डर से भी जुड़ा है, और साथ ही साथ वो एनिमल ऑर्डर से भी जुड़ा है। लेकिन हम अकेले ज्ञान अवस्था में स्थित होकर के भी, सर्वोच्च श्रेणी में स्थित होकर के भी हम इन सभी के साथ अपना जो संबंध है उस संबंध को ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे और समझ नहीं पा रहे। और यही कारण है कि हम जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट और एनरिचमेंट का जो विचार है, हम जो उभय पूर्णता की जो भावना है और उभय संपुष्टि की जो भावना है, इस भावना को हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। ठीक, तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें समझनी थी। हम ये देखते हैं कि वास्तव में अगर हम कहें हम मनुष्य के तौर पर हमारा कर्तव्य क्या है, मनुष्य के तौर पर हमें किन प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करना है, तो जरा हम देखें म्यूचुअल फुलफिलमेंट की जब हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट का अर्थ क्या है। तो कहते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट का अर्थ है परस्पर पूरकता। तो हमने अभी कहा कि हम प्रकृति के जो 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, अगर इन चारों अवस्थाओं को देखें तो इन चारों अवस्थाओं में 3 अवस्थाओं में तो हमें परस्पर पूरकता दिखाई देती है, यानी लेन देन, आदान प्रदान, अंतर संबंध 3 अवस्थाओं में तो हमें दिखाई देता है। लेकिन जो चौथी अवस्था यानी हम मानव अवस्था की बात करें, ज्ञान अवस्था की बात करें, तो ज्ञानावस्था के साथ बाकी 3 अवस्थाओं का जो अंतर संबंध है, जो इंटरैक्शन है, वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो परस्पर पूरकता के संबंध को हमें पहचानना होगा और हमें इस परस्पर पूरकता की भावना को लेकर के जीना होगा, और उसके आधार पर हमें पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, इन सभी के पूरकता का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हम देखें म्यूचुअल फुलफिलमेंट की बात को, तो कहते हैं परस्पर पूरकता का अर्थ क्या है। तो कहते हैं परस्पर पूरकता का अर्थ है परस्परता में पूरकता, यानी हम एक दूसरे से रिलेटेड रहें और एक दूसरे से रिलेटेड रह करके एक दूसरे को पूर्ण करें। हम आ, हम एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे से जुड़े रहने के बाद भी अगर हम ऐसे भावों को या ऐसे कार्यों को करते हैं जिसमें सिर्फ मेरा ही स्वार्थ है, जिसमें सिर्फ मेरे ही विचार को मैं लेकर के चलता हूँ, मैं अपने आप को ही महत्वपूर्ण मानता हूँ, तो यहाँ पर परस्परता तो है लेकिन पूरकता नहीं है, क्योंकि पूरकता तभी होती है जब उभय पक्ष के माध्यम से हम दोनों पक्षों की बात करें, हम दोनों पक्षों को एक ऐसे साम्य अवस्था में लेकर आए। यानी हम पक्ष की जो बात मैं कर रहा हूँ, ये पक्ष की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मानव यानी ज्ञान अवस्था जो है, ज्ञान अवस्था का इंटरैक्शन पदार्थ अवस्था से भी है, प्राण अवस्था से भी है और जीव अवस्था से भी है।
तो अगर एक-एक करके हम देखें, मानव अवस्था या ज्ञान अवस्था जो है पदार्थ अवस्था के साथ किस प्रकार से जी रहे हैं। मानव जो है वो प्राण अवस्था यानी पेड़ पौधों के साथ उनका जीवन किस प्रकार का है और पशु पक्षियों के साथ उनका जीवन किस प्रकार का है। अगर हम इस प्रकार से देखें तो मनुष्य जो है स्वार्थपरता के आधार पर चल रहा है, परस्परता में जी तो रहा है, लेकिन परस्परता में जीते हुए पूरकता की भावना को देख नहीं रहा। तो परस्परता में जीना तो हो रहा है, लेकिन परस्परता में जीने के साथ-साथ पूरकता का जो भाव है कि मेरे पूर्ण होने के लिए कहीं न कहीं पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था और जीव अवस्था अनिवार्य है। इसी प्रकार से मुझे भी ये सोचना चाहिए कि कि उनके जीने के लिए यानी पदार्थावस्था के विद्यमान रहने के लिए, प्राणावस्था के विद्यमान रहने के लिए और जीव अवस्था के विद्यमान रहने के लिए हमारा भी उनसे पूरकता में जीना आवश्यक है। तो आज की क्लास में हमने ये समझा कि प्रकृति क्या है। तो प्रकृति कहते हैं कि प्रकृति विभिन्न प्रकार की छोटी-छोटी इकाइयों का समूह है और जब हम उन इकाइयों को देखने जाते हैं तो उन इकाइयों को हमने 4 अलग-अलग भागों में विभाजित कर दिया, जिसे हमने 4 अवस्थाओं का नाम दिया। हमने 4 अवस्थाओं को देखा तो पहली अवस्था पदार्थावस्था देखी, दूसरी अवस्था प्राणावस्था देखी, तीसरी अवस्था जीव अवस्था देखी और चौथी अवस्था ज्ञानावस्था जिसमें हम मनुष्य आते हैं। हमने इन चारों अवस्थाओं को देखा और जब हम इन चारों अवस्थाओं के बीच संबंध को देख पा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इन चारों प्रकृति में विद्यमान इन चारों प्रकार की अवस्थाओं में 3 अवस्थाओं में जो संबंध है, जो पूरकता है, वो परस्पर रूप में दिखाई देती है। यानी हमें इन चारों अवस्थाओं में 3 अवस्थाओं के मध्य जो संबंध है दिखाई देता है, वो संबंध उभय संबंध दिखाई देता है। इन तीनों अवस्थाओं के मध्य जो संबंध हमें दिखता है, वो संबंध इस प्रकार का है कि ये तीनों अवस्थाएं उभय समृद्धि के भाव को सुनिश्चित करके चल रही हैं। लेकिन हम मनुष्य कहीं न कहीं इस परस्परता में जी तो रहे हैं, हम साथ में जी तो रहे हैं, म्यूचुअली हमारा जीवन चल तो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हम पूरकता के अर्थ में विचार नहीं कर रहे। तो आज के लिए मैं यहीं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें जो आपके समझने के लिए हैं, जिसे आपको निश्चित रूप से समझना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर विचार करके हम एक नई समझ, एक नए भाव के साथ एक नए परिवार और एक नए समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी इन सारी चीजों को समझ करके राष्ट्र के योगदान में, समाज के विकास में और लोगों के अंदर सही संबंध, सही भाव और सही अ, समझ को विकसित करने का कार्य करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगली क्लासेस में मैं और अच्छी चीजें लेकर के आपके सामने आऊंगा और इसका अगला भाग जो है उसको जानने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। जाने से पहले ही मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह की चीजों को, ये जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसे जीवन विद्या भी कहते हैं। तो जीवन विद्या को दूसरों तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो इससे आप अपनी समझ का परिचय देंगे। तो आपकी समझ विकसित हो जाने पर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों तक भी ये भाव, दूसरों तक भी ये समझ पहुंचाने का कार्य करें। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हो सके तो वीडियोस को बार बार रिपीटेड वे में कई बार देखें, इससे आपको अपनी समझ को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में मैं गौरव आपसे विदा लेता हूँ। जाने से पहले ग्रैंड गौरव चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।